साथियों, जैसा कि आप सभी अभी देख रहे हैं कि हमारा जो आज का चैप्टर है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। इसको कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, दोनों इसी का नाम है, ठीक है। तो इन दोनों सभ्यता के नाम से हम इसको समझते हैं। और साथ ही हम पढ़ने जा रहे हैं यह इतिहास का, एक तरह से कहे तो हम पहला क्लास है, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है वो सीधे तौर पे अब पूछे पूछे जाने लगते हैं। इससे पहले भी हमने 2 क्लास किया हुआ है प्री हिस्टोरिकल पीरियड और इन सब चीज़ों पे, और एविडेंस पे यानी कि स्रोतों पर। लेकिन यह जो क्लास है आपका जो पहला क्लास माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है चीज़ें जो है आपको अब समझना शुरू कर देना है और याद भी आपको करना है आपको, ठीक है। तो पहला 2 क्लास आपको इंट्रो टाइप का आपको उसको माना जाएगा, लेकिन उसको अब अगर आपने नहीं देखा है, अगर वह नहीं समझ में आएगा, तो यह भी आपको क्लियर जो है वह नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वह मैं आपको बताते चलता हूँ, उसको समझना होगा आपको। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यह क्या है, प्रोटो हिस्ट्री का समय, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल की जो हम इसमें बात करते हैं, प्रोटो प्रोटो हिस्ट्री है। और प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, इसमें चीजें जो है आपको एविडेंस के रूप में मिलती तो है, लेकिन देखिए प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या था, एविडेंस के रूप में आपको चीजें, सॉरी, एविडेंस के रूप में चीजें आपको नहीं मिलती है वहां पे, ठीक है, कोई भी आपको। और इसमें क्या है, आपको एविडेंस के रूप में चीजें मिलती है, लेकिन इसको क्या है, पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। इसको पढ़ा नहीं जा सका, और अभी भी बहुत सारे चीजें जो है इसके बारे में अभी जानना बाकी है और पढ़ना बाकी है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्विक एग्जाम अड्डा ये यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो शुरू करता हूं मैं। तो पहला हमारा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पहला हमारे हेडिंग में मैंने डाला हुआ है कि यानी कि हड़प्पा लिपि, ठीक है। तो हड़प्पा लिपि, तो हम बात करेंगे कि हड़प्पा लिपि क्या है। और हड़प्पा लिपि को देखिए, अभी तक जो है मैंने जैसे कि बताया, पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसको अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। इसको अभी तक क्या है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है हड़प्पा लिपि को, ठीक है। इसको आप समझिएगा। इसके बाद जो आता है आपको यह लिपि, यानी कि दूसरा, यह लिपि नहीं है, यह सभ्यता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सभ्यता है, तो यह सभ्यता लगभग आपको 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक प्रचलित थी, यानी यह सभ्यता का टाइम लाइन जो है यह है, ठीक है। तो अभी मैं बता दूं कि बहुत सारे किताबों में तरह तरह के आपको टाइम लाइन जो है इतिहास में मिलेगा, आगे मैं बताऊंगा उसको। अभी इसको टाइम लाइन के बारे में अभी ध्यान न दीजिएगा, अगला वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि कैसे टाइम लाइन जो है इसको डिसाइड जो है, ओरिजिनल जो टाइम लाइन आप जिसको माने वह क्या है, ठीक है। चलिए, अभी यह समझिए कि 3300 ईसा पूर्व से आपको 1300 ईसा पूर्व तक है। और मैं बता दूं कि इस टाइम लाइन में भी 3 डिवीजन जो है वह दिया गया, ईयरली, यानी कि ईयरली आपको मिलता है हड़प्पा पीरियड, फिर इसके बाद आपको मिडाइवल भी आपको मिलेगा, फिर आपको प्री मैच्योर भी आपको मिलता है, नहीं सॉरी, उसको प्री मैच्योर कहते हैं। और फिर इसके बाद मैच्योर भी आपको मिलेगा, फिर इसके बाद आपको लेट मैच्योर भी, आपको 3 तरह का डिवीजन जो है आपको देखने को मिलता है। आगे हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ पे देखें कि अब तक इसे क्या है, पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सभ्यता का उद्गम, ठीक है। सभ्यता का उद्गम जो है वह किस प्रकार से हुआ, इसको हम, यह हेडिंग है हमारा। तो इसमें क्या है कि सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई, इसके बारे में हम जानने के प्रयास अब हम करते हैं। तो 1921 से पहले इतिहासकारों को यह लगता था कि यह सभ्यता जो है, जब यह मिला था, जब सिंधु घाटी सभ्यता, तो इतिहासकारों में यह मत था कि हो सकता है कि यह आर्य हो, और आर्य लोग ही इस सभ्यता को जो है जन्मदाता जो है उनको मानते थे। लेकिन चीजें जो है वह बदल गई, और 1921 के बाद आपको 1922 में आपको हड़प्पा और, यानी कि 21 में आपको हड़प्पा और 1922 में आपको मोहनजोदड़ो की खोज होती है। और इसके बाद यह माना जाता है कि नहीं, यहाँ के जो मूल निवासी, यहाँ पे ओरिजिनल जो लोग थे वह अलग है, या आर्य जो है वह नहीं, आर्य इसके बाद आए। यह ऐसा थ्योरी जो है अब इतिहासकारों ने अपना बनाया। आगे है, यह कुछ मैप है जिसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैप है, यह जहां जहां आपको मिला है, आपको मैं टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इन सब का पीडीएफ मैं आपको वहां पर सेंड कर दूंगा। चलिए,
तो इसके बाद देखते हैं कि खुदाई में जो है प्रमुख लोग कौन है। इसमें और भी ज्यादा विस्तार पे हम जाएंगे, लेकिन जब फैक्ट की बात हो जाएगी, और फैक्ट हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर मैं फैक्ट के साथ आपको पढ़ाने लगूंगा तो आपका वीडियो जो है कम से कम 3 से 4 घंटा कम से कम आपका घिंचा घिंचा जा सकता है। ठीक है, चलिए। तो इसमें सबसे शुरुआती जो उन्होंने किया था, इसको हम देखते हैं अब। तो एम एस वत्स, ठीक है, एम एस वत्स जो इतिहासकार है, इन्होंने खोदना शुरू किया था, और 1921 से 1934 तक जो है हड़प्पा की जो है वह खुदाई की थी। ठीक है, चलिए। आर डी बनर्जी जो है, तो आर डी बनर्जी जो है, उन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी, और करने वाले प्रथम इतिहासकार के रूप में इनको जो है हम जानते हैं, यानी कि आर डी बनर्जी को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सर जॉन मार्शल जो है 1921 से 1927 तक जो है खुदाई का नेतृत्व जो है वह करते हैं। ठीक है, और कि यह सर जॉन मार्शल भी आपको यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और मार्शल से पहले आपको जो है आर डी बनर्जी आपको करते हैं, याद रखिएगा ये। मार्शल से पहले आपको आर डी बनर्जी जो है वह करते हैं, आपको इसकी खुदाई जो है वह करते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखिएगा, आपको एक चीज जो है आपको समझना होगा कि आर डी बनर्जी जो है प्रथम इतिहासकार इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो विश्व में हड़प्पा जो सभ्यता है उसको लाया लोगों के निगाहों में। इसके बाद आप देखिएगा कि इसके बाद आपको मार्टिमर व्हीलर जो है इसके आगे की खुदाई का जो जिम्मा जो है वह लेते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि इसी क्रम में मार्टिन जो व्हीलर है, आपको व्हीलर ही ज्यादा इनको आपको मिलेगा आपको पढ़ने को। तो व्हीलर के अनुसार जो है उन्होंने बताया कि 2500 ईसा पूर्व जो है तिथि जो है सभ्यता की जो है उन्होंने बताई। आगे है, इसके बाद जो कार्बन डेटिंग आपको होता है, ठीक है, C14 आपको कार्बन डेटिंग होता है आपको। तो आपको इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इसके हिसाब से यानी कि नया टेक्नोलॉजी हुआ, तो फिर इसके बाद चीजें जो है वो बदली, और एग्जैक्ट इसके माना जाता है कि कार्बन डेटिंग से आपको पता चलता है कि कौन सा सामान जो है यानी ऑब्जेक्ट है किस काल का जो है कालखंड का जो है वह जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम जानते हैं, और नवीनतम शोधानुसार यह पता चला कि उसका जो एग्जैक्ट जो बताया जाता है कि 2750 जो है वह बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मक्खी बैठ जा रही है, इसकी वजह से यह हो नहीं पाया है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अब। इसके बाद है, हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे मूल निवासी जो है वो कौन थे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका बहुत सारा अलग अलग सबका इतिहासकारों का मत है, लेकिन ज्यादा एविडेंस यही माना जाता है कि आर्य जो है वह नहीं थे सिंधु घाटी के समय में। ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है, व्हीलर और मार्शल, इन सबका आपको नाम याद रखना है, व्हीलर और मार्शल, आपको इसलिए कि यह ज्यादा आपको इसमें सुनने को मिलेगा इन दोनों का नाम आपको। तो इन दोनों ने इसे मेसोपोटामिया से प्रभावित बताया। ठीक है, तो इन दोनों ने इसको क्या कहा कि यह मेसोपोटामिया जो है आपको, यह भी एक सभ्यता थी, और काफी यह भी फल फूल रही थी उस समय, लेकिन यह नहीं माना जाता था। तो व्हीलर और मार्शल ने क्या मेसोपोटामिया से आपको इसका लिंक जोड़ा, और कहा कि वहां से प्रभावित है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, बाद में इतिहासकारों ने बताया कि इसका कोई तुक नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पहली सभ्यता है, और काफी जो इस यानी कि काफी हद से अधिक जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता जो है। तो इसलिए मेसोपोटामिया को नहीं माना गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा अपडेटेड थी, और काफी नगर यानी कि नगरीय सभ्यता थी। यह भी आपको जानना होगा कि सबसे जो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, और मेसोपोटामिया उस ढंग का जो है टेक्नोलॉजी से हर मामले में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वह पीछे दिखाई देता है। इसलिए क्यों माना जाए, यही सवाल है। ठीक है, तो इसको थ्योरी जो है वह नहीं माना गया इतना। और इसके बाद डॉक्टर दीक्षित जो है, भारतीय इतिहासकार जो है, उन्होंने बताया कि यह क्रमिक विकास है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टली सडनली वह विकास हुआ, यानी क्रम वाइज जो है वह इसका विकास होता है। इसके साथ ही वास्तविकता में यह एक स्वतंत्र और क्रमिक रूप से क्या है, विकसित सभ्यता थी। किसने बताया आपको? डॉक्टर दीक्षित ने कहा। इसके बाद एक और सवाल जो है आता है, यानी कि सब यही अभी लोगों में कि यह क्या है, सुमेरियन है। ठीक है, यह सुमेरियन है।
या आपको द्रविड़ है, अभी भी यह बहस का एक हिस्सा बना हुआ है, लेकिन ज्यादा एविडेंस आपको अगर पढ़ाई के थ्रू में अगर लेना या आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आपको ज्यादा जो है मूल निवासी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय कोई और था, ऐसा माना जाता है। यही इतिहासकारों में नया जो एनसीईआरटी के तहत भी आपको देखा जाएगा तो इन्हीं को माना जाता है, ठीक है, इन लोगों को नहीं माना जाता है। आगे है नगर योजना। तो नगर योजना बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नगरीयकरण थी, यानी कि पूरा का पूरा सिटी था वह, और यह गांव अ, देहाती जो वह सभ्यता जो वह नहीं थी, और यह नगर की सभ्यता थी, यानी कि शहरी पूरा सभ्यता थी। और तो इसी में वहां पे क्या है, तो सड़क जो है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में समकोण काटती थी, ठीक है। और गलियां जो है कम से कम 4 फीट चौड़ी होती थी, और छोटी सड़कें जो है 9 से 12 फीट, और राजमार्ग जो है 18 से 30 फीट तक चौड़े जो है वह दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए सड़कों में भी काफी इतना अपडेटेड था वह, शहर की सड़कों भी काफी चौड़ा और बहुत ही थे, और काफी हाई थिंकिंग के साथ वह बनाए गए थे, और हर तरह की चीजें जैसे कि वह प्रवेश करे उस सड़क को जो है अपडेट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय अमीन भी होगा, और जमीन को देख रखाव के लिए आपको एक अमीन भी होगा, और अमीन जो है नक्शा पास करता होगा, जिसकी वजह से हमको बड़ा ही सुनिश्चित तरीके से आपको जो बिल्डिंग्स है आपको मिलती है, यानी एक क्रम में आपको मिलता है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर बिल्डिंग है, अगर यहाँ पे है तो ऐसा आगे पीछे आप बना दीजिएगा जैसे आज लोग कर देते हैं, तो काफी बराबर से चीजें जो है बनती थी। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि वहां से क्या होगा कि एक विभाग होगा जहाँ पे लोग नक्शा भी पास करवाते हुए कि घर घर को बनाने के लिए। चलिए, तो इतना अपडेटेड उनका जो है सोसाइटी जो है वह था, आपको देखने को मिलता है। घर में एक समान और पंक्तिबद्ध बनाए जाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और कोनों पर गोलाकार। देखिए, जब भी घर बनाया जाता था, अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अगर यह घर है तो यहाँ पे जो अगर ये भी घर है, और अगर यहाँ पे मुड़ना है अगर है, तो ऐसा नहीं, गोला यहाँ पर बनाया जाता था, ठीक है, समझ रहे आप। और यहाँ पे गोला यहाँ पर इसलिए बनाया जाता था कोना पे, जो घरों का, यानी कि सड़क के जो सटे घर होते थे, कि जो कोई भी साधन जो है वो आराम से जो है वो प्रवेश कर जाए, आराम से चला जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितना यानी कि टेक्नोलॉजी में कितना वह आगे थे उस समय के हिसाब से। चलिए, सड़कें और नालियां नालियां अगर देखें तो इसमें क्या है, तो गार्डन चाइल्ड एक इतिहासकार है, गार्डन चाइल्ड, और इन्होंने क्या किया, नगर नगर जो व्यवस्था है इसकी तुलना जो है आधुनिक नगर पालिका से की है, जैसा कि मैंने बताया चीजों को आपको, ठीक है। और घरों की नालियां पर एक हौजा होता था, ठीक है, एक हौजा होता था जिसको सोख्ता भी हम कहते हैं। यानी कि हौजा क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो जैसे कि यह अगर घर हो, तो जो नाली निकलती है यहाँ पर एक हौजा होता था, ठीक है, जहाँ पर फिर यहाँ से फिर एक पास होता था। तो इसमें क्या है, यहाँ पे छिद्र भी हो रहते थे, जिससे क्या हो गया, जो यहाँ से पानी अगर जा रहा है तो यहाँ पर पहले जमा हो जाए, और इसके बाद ये छिद्र के थ्रू भी जो है पानी जो है काफी हद तक जो जमीन में भी चला जाए, और साथ ही यहाँ से छन के जो पानी जो है, जो गंदगी है यहाँ पे निकल जाती थी। और और ये इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि यहाँ से अगर कुछ चीजें जो है, कीमती सामान भी अगर नाली में अगर प्रवेश कर जाता है, तो इससे क्या है, यहाँ पे इस हौजा की मदद से क्या है, इसमें हम जो सामान है उसको हम पा सकते हैं, यानी कि इसमें दोबारा भी हम खोजा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अपडेटेड सिस्टम जो है इन लोगों का उस समय था। चलिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको कि सफाई हेतु सीढ़ियों की भी बनी होती थी, यानी कि उस हौजे में क्या है, सफाई करने के लिए सीढ़ी भी आपको बना हुआ था होता था, जैसे कि आजकल आपको दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कितना अपडेटेड सिस्टम जो है उस समय उन लोगों का था। इसीलिए इसको क्या हम कहते हैं, इसको सिटी लाइफ कहते हैं, यानी कि शहरी जो है करण जो इसको माना जाता है। और और ए और ए एल बासन जो है, ठीक है, एल बासन ने आपको बताया था कि आपको यह भी इतिहासकार है, और बताया था कि जो नगर के दोनों तरफ क्या है थे, आपको सड़क जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
इसके बाद है सार्वजनिक स्नान घर यानी कि ग्रेट बाथ, जैसे कि आपको बताया था मैंने। इसके बारे में बहुत सारा फैक्ट है, उसको आपको पढ़ना होगा, लेकिन अभी मैं कुछ अलग हट के मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी चीजों को आपको रिकैप करा रहा हूँ, इसके बाद मैं फैक्ट के साथ आपको लेकर आऊंगा। तो सार्वजनिक स्नान घर में आपको क्या है, ग्रेट बाथ यानी कि मोहनजोदाड़ो पर जो पाया गया, और पक्की ये कैसे बना था, ये देखिए, यह पक्की ईंटों से बना हुआ था यह स्नान घर, और यह पब्लिक था, सार्वजनिक था, यानी कि कोई भी आकर यहाँ पर नहा सकता था। ऐसा नहीं था कि राजा महाराजा और रानियों के लिए ही बना हुआ था। तो इसको भी आपको समझना होगा। और चारों तरफ इसके क्या है, बरामदे भी आपको थे, उस जो भी यह इस प्रकार से यह था, ठीक है। और यहाँ पे सीढ़ी भी आपको बना हुआ रहता था उतरने के लिए भी, और रूम भी आपको आपको यहाँ पर मिलेगा, बदलने के लिए रूम भी, यानी कि ड्रेस चेंजिंग रूम भी आपको देखने को इसमें मिलता है। तो काफी अपडेटेड सिस्टम जो यहाँ पर था, और इसके साथ कमरे भी यहाँ पे कुछ बने हुए थे इसमें, और पास के विशाल कुआं, और पास में आपको यहाँ पर माया जाता है कि पास में एक कुआं भी होता था, जिससे क्या है, यहाँ से पानी जो है इसमें भरने का कार्य जो है किया जाता था। और जल निकासी के लिए भी नाली भी एक बड़ी सी आपको दिखाई देती है इस जो स्नान घर है उससे, ठीक है। चलिए आगे है नगर सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी किस प्रकार से होता था, इसके बारे में भी हम अब डिस्कशन करेंगे। तो उस समय सिक्योरिटी किस प्रकार से होता था, चलिए। तो नगर सुरक्षा के नाम पे क्या था, एक जैसे कि चार दीवारी जिसको हम कहते हैं, नगर के चारों ओर चार दीवारी एक मोटी बनाई गई थी। और साथ ही इसके बाद आपको यह भी पता होगा कि दीवारों के बाहर एक चीज है, अभी भी इसमें क्लियर कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नगर के बाहर जो है हो सकता है कि बस्ती बस्ती बनी थी, बस्तियों का, जैसे कि यह नगर हुआ, तो नगर के बाहर भी आपको कुछ बस्ती आपको मिले हुए हैं। तो नगर के बाहर की बस्ती का ऐसा माना जाता है कि हो सकता है कि जनसंख्या बने बढ़ा हो, पॉपुलेशन हो, जिसके वजह से बाहर लोग रहना शुरू कर दिए हो सकता है कि मे बी यह क्या है, मजदूर वर्ग हो, या निर्धन लोग हो, इस प्रकार की चीजें जो है ऐसा माना जाता है, लेकिन अभी कोई इसका साक्ष्य जो है कंप्लीटली आपको प्रूफ जो है वह नहीं करता है। आगे है प्रकाश की व्यवस्था, यानी कि लाइटिंग सिस्टम उस समय कैसी थी यह जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लाइटिंग के लिए आपको सड़क के किनारे आपको पोल, जिस प्रकार से लाइटिंग का सुविधा जो होता था उसको ऐसा देखा जाता है। तो सड़क के किनारे भी ऐसा माना जाता है कि लैंप जो है वो लगे हुए थे, अभी क्लियर नहीं है, इन सब चीजों को कह नहीं सकते हैं हम, ठीक है। तो सड़कों के किनारे खंभे लगे होते थे जिन पर दीपक जो है वह जलते होंगे, देखिए यह हो गए है ना, यानी कि कह नहीं सकते हैं क्लियर। चलिए इसके बाद क्या है, सरसों का तेल और मोमबत्ती का भी इस्तेमाल जो है हो सकता है किया जाता होगा, क्योंकि यह भी है कि इतना अपडेटेड सिस्टम था, तो जाहिर से बात है इन सब चीजों का इस्तेमाल जो है वह किया जाता ही होगा। चलिए आगे है, अब हम देखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामाजिक जीवन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग का सामाजिक जीवन किस प्रकार से था, ये हम देखते हैं उसको। तो देखिए सबसे पहले तो यह, यानी कि वो इतने अपडेटेड उनका जो सोसाइटी था कि वो महिलाओं को क्या, पर्दा प्रथा में भी वह नहीं थी, महिलाएं जो है वो पर्दा प्रथा जो महिलाओं को होता था उसमें भी नहीं थे। और आभूषण के रूप में महिलाएं जो है बहुत सारे चीजें जो वह पहनती थी, ठीक है। एक एक करके आप बढ़िया से हम जानते हैं, रुकिए इसके पढ़ते हूँ मैं। सामाजिक जीवन देखिए, समाज में क्या है, व्यापारिक वर्ग, और ऐसा माना जाता है कि समाज में चार प्रकार का वर्ग जो है वह देखा जा सकता है। व्यापारिक वर्ग अनुमान लगाया जाता है, विद्वान यानी कि पढ़े लिखे लोग, थोड़ा सही के लिए गलत लिखा है, श्रमिक वर्ग, और इसके साथ ही सैनिक आदि वर्ग भी जो है वह शामिल होगा, क्योंकि कार्य जो है इतना बड़ा था, तो आप देख ही सकते हैं कि ऐसा होगा। इसके बाद आपको स्त्रियों का, जैसा कि मैं बताना चाह रहा था पहले, स्त्रियों का बहुत ही सम्मान था, और इसके साथ पर्दा प्रथा जो है वह नहीं था, ठीक है, पर्दा प्रथा नहीं था उसमें। और पुरुष और महिलाएं जो थी एक ही जो बिट्स मिले हुए बहुत सारा पहनने वाला, आपको हाथी के दांत से बने हुए, इसके बाद सोने के भी बने हुए आपको आभूषण जो है वह देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन दोनों चीजें जो है, यानी कि कान में पहनने वाला या जो भी पहनने वाला आभूषण होता है, तो उसको महिला और पुरुष दोनों पहना करते थे, और महिला पुरुष दोनों पहना करते थे, और पुरुष भी उसको इस्तेमाल जो है वह किया करते थे। और इसके साथ ही
जो एक चीज आपको ध्यान देना होगा, सोना और चांदी की चीजें जो है वह भी आपको ऐसा बताया जाता है कि वह मिला हुआ है। तो इसको क्या है, सोना और चांदी की चीजें जो है इसको अमीर हो सकता है कि ऐसा माना जाता है कि समाज में अमीर और गरीब का भी बंटवारा था, और अमीर लोग क्या है वह पहना करते थे सोना और चांदी की चीजें, और जो हाथी दांत और सीप जो यानी कि हाथी दांत और सीप से जो बनी हुई चीजें थी उसको गरीब लोग जो है वो पहना करते थे, ऐसा माना जाता है। चलिए इसके बाद क्या है, श्रृंगार के उपकरण में आपको कंघी भी आपको मिलता है, आपको चोटी भी, महिलाएं जो है वो चोटी भी किया करती थी अपनी बालों का। इसके साथ ही वो तेल का भी प्रयोग किया जाता था, और ऐनक यानी कि दर्पण भी आपको मिल गया था उस समय, और काजल आदि इन सब चीजों को भी इस्तेमाल जो है वह किया जाता था। इसके साथ ही अब देखेंगे हम पुरुष के, यानी कि एक मूर्ति मिली है जिसपे पुरुष का आपको यह मूर्ति आपको दिखाई देता होगा ऐसा, छोड़िए ज्यादा मैं बना गलत, ठीक है। तो एक मूर्ति भी आपको उस समय मिला हुआ है जिसमें पुरुष जो है चादर लिपटे हुए वह पहना हुआ है, ठीक है। तो उस जिस प्रकार से वह चादर लिपटा हुआ है अपने शरीर पर, तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है चादर का प्रयोग जो है उस समय वस्त्र के रूप में भी किया जाने लगा होगा। और साथ ही इसके साथ ही वह जिस प्रकार से वह बनाया गया था, डिजाइन में वह चादर लपेटा हुआ था, तो ऐसा माना जाता है हो सकता है उसमें पिन जो है, जो इस्तेमाल जो हम करते हैं सेफ्टी पिन, उस टाइप की चीजें जो है वह रही होगी जिसके वजह से वो इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही महिलाएं अपनी जो जो बाल रहते थे, यानी कि जो आपको पंखा टाइप का आपको दिखाई देता हो, महिलाओं के सिर पे एक पंखा टाइप का सूती वस्त्र रहता था, ठीक है। पंखा टाइप का ऐसा ही कुछ जो भी रहा होगा ऐसा, ठीक है। तो इसको सजाने के क्रम लिए जो है महिलाएं अपने सिर पर जो है वो रखती है। ज्यादा यह आपको चाइना जापान के स्त्रियों में आप जो पुराना रीति रिवाजों से जो देखे होंगे ड्रेस, तो आपको यह देखने को जरूर मिलता होगा, वो सिर पे वो पंखा टाइप का कुछ पहने रहती, ठीक है। तो उसी प्रकार का चीज जो है वह देखने को मिलता है। इसके बाद हम जानेंगे कि स्त्रियों जो है, जो जैसा कि मैं बताया कि जुड़ा भी करती थी, साथ ही सूती वस्त्र भी वह पहनती थी, ऐसा एविडेंस जो है वह मिलता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन के बाद अब हम देखेंगे आपको कि मनोरंजन के लिए, यानी कि मनोरंजन के लिए महिला जो पुरुष और महिला थी वह क्या करते थे। तो देखिए, एंटरटेनमेंट एक सोसाइटी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जो जाति है वह काफी थोड़ी देर में वो बोर हो जाती है। वो कहा जाता है कि वो सामाजिक प्राणी है मनुष्य, इसीलिए वो सामाजिक प्राणी है। और इसको ऐसा माना जाता है, देखिए नाचती हुई स्त्री का कांच से जो है मूर्ति मिला है, आपको यह पता होगा। मूर्ति ऐसे है जैसे कि स्त्री है, और यहाँ पर एक हाथ रखे हुए हैं, तो ऐसे माना जाता है ये नाचती हुई मूर्ति है। तो ऐसा माना जाता है कि नाचती हुई अगर मूर्ति स्त्री का मिला हुआ, तो इसका मतलब काफी जो डांस का जो प्रचलन है, यानी कि नाचने का जो प्रचलन है वह रहा होगा मनोरंजन के रूप में। चलिए इसके साथ ही आपको पासे मिले हैं शतरंज का पुराना फॉर्म जो है कहा जाता है शतरंज का, इसलिए माना जाता है कि भारत जो है शतरंज का पहला जो है वह देश है जहाँ पे शतरंज की खोज हुई है, ठीक है। शतरंज है, शिकार के लिए भी लोग जाया करते थे। इसके साथ ही बैलों की कुश्ती का भी एविडेंस आपको मिलता है, और जैसे खेलों को वह किया करते थे। इसके साथ ही वो खिलौने के रूप में आपको खिलौने के रूप में वह क्या उपयोग किया करते थे, इसको हम जानेंगे। तो खिलौने के रूप में आपको जानवर, छोटे छोटे जानवर आपको मिलते होंगे। टेराकोटा का आपको पता होगा, यह जो मिट्टी है टेराकोटा, उससे इस्तेमाल करके आपको जानवर भी आपको बनाए जाते थे, पक्षी और आदि भी, इन सब चीजों को वह बनाया जाता था, ठीक है। तो तो जो भी हो, इसके साथ ही आपको जो बुल हुआ, यानी कि जो साड़ है, इन सब चीजों का मूर्तियां आपको मिलती है छोटी छोटी खिलौने के रूप में। तो ऐसा माना जाता है कि जो छोटा खिलौना जो था वो कौन इस्तेमाल करता था, आपको जो बच्चे थे उसको इस्तेमाल करने के उपयोग में लाया जाता था। इसके साथ ही छोटे छोटे आपको पहिए भी आपको मिलते हैं, छोटे छोटे पहिए भी आपको इसमें मिलते हैं। आगे हम देखते हैं अब कि यानी कि कोई भी अगर समाज होता है तो किस प्रकार से दाह संस्कार करता है, इसके बारे में बहुत ही बड़ा यह विषय है, क्योंकि हर समाज के अंदर एक दाह संस्कार करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वह क्रिया जो है वह है, ठीक है। मरने के बाद जो प्रक्रिया जो अपनाई जाती थी उसको हम जानने की कोशिश जो है अब हम करते हैं। देखिए
तो मृतक क्रिया किस प्रकार से होती थी, तो ऐसा माना जाता है कि जॉन मार्शल जो थे इतिहासकार, उनके अनुसार उन्होंने 3 विधियां जो है उन्होंने बताई कि 3 विधियों का एविडेंस मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग मृत्यु होने के बाद इस प्रकार की चीजें जो वह करते थे। पहला यह है पहला यह है कि शव को जो है वह दफना दिया करते थे, जैसा कि अभी आपको देखने को मिलता है मुस्लिम और ईसाई जो धर्म है उसमें। इसके बाद आपको मिलता है कि 100 को जानवरों के लिए छोड़ देने, यानी कि जब मृत्यु हो जाती थी तो जो 100 था, जो मनुष्य क्या उसको वह खुला में छोड़ देते थे, जिससे जानवर और पक्षी भी जो उसको खा जाते थे, ठीक है, उसको खाते थे, तो उसको छोड़ दिया जाता था जानवरों के लिए। इसके बाद आपको एक और चीज मिलता है कि 100 को, यानी कि जो मृतक शरीर है उसको एक राख मिलता है आपको। ऐसा माना जाता है कि क्या कि राख मिलने से यह एविडेंस लिया जाता है, यानी कलश में आपको एक राख भी मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि वह लोग जो है, यानी कि भस्म, चीता को भस्म करने के बाद वह राख को जो है वह गाड़ दिया करते थे, जैसे हिंदू परंपरा में भी यह चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। चलिए, तो यह आपको समझ में आ गया। आगे है कि आर्थिक जीवन। तो यह भी आपको जानना जरूरत है, क्योंकि किस प्रकार से इतनी बड़ी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता, तो किस प्रकार से वह यानी कि अपना जो क्रिया करते थे जीने के लिए, और बिजनेस और इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश जो है हम करते हैं। देखिए, तो आर्थिक जीवन में अगर देखें तो पालतू जानवर को, जैसा कि मैं बताया कि पालतू जानवर वह पालना जो है शुरू कर चुके थे, जिसमें आपको गाय, बैल, भैंस, हाथी और ऊंट और बकरी और सुअर जैसे चीजें जो है आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उस समय गाय को जो है पूजा करने का कोई एविडेंस आपको उस समय नहीं मिलता है, ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में। व्यवसायिक रूप में, यानी कि बिजनेस के रूप में वह क्या करते थे, यानी कि जैसा कि मैंने बताया कि व्यापारी वर्ग भी हो चुका था, तो वह क्या करते थे, मांसाहारी, शिकारी और कुम्हार जो था, कुम्हार भी आपको उस समय आ गया था, क्योंकि आपको घड़ा इन सब चीजें बनने लगी थी, तो जाहिर सी बात है कुम्हार भी जो है आपको थी, ठीक है, जाति के रूप में नहीं, आपको एक कार्य के रूप में कुम्हार भी जो था वह था, ठीक है। सुनार भी आपको था, जैसे कि मैंने बताया कि सोने और चांदी की चीजें जो है मिलने लगी थी, तो सुनार भी था और काफी निपुण था अपने कार्य में उस समय। इसके बाद ही आपको लोहार भी आपको देखने को मिलता है। लोहार नहीं लेके, क्योंकि लोहार तो आपको जब वैदिक काल आता है तो आर्य जब आते हैं जो भारत में, तब लोहा की खोज जो है वो माना जाता है, तो लोहार का एविडेंस जो है हम नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, व्यापार के रूप में अगर देखें तो मुद्रा पर पशु चित्र था, ठीक है। व्यापार के जो मुद्रा हो रहती थी, तो आपको इस प्रकार से गोला, कैसे भी आपको मुद्रा आपको मिलता था, इसका कोई फिक्स नहीं था, ठीक ना। तो इसमें क्या है, पशु चित्र आपको दिखाई देते हैं, तराजू, और तराजू का एविडेंस भी मिला था, यानी कि जो जोखने वाला हम करते हैं बिजनेस में यूज उसको, तराजू। इसके बाद बाट, यानी कि छोटे छोटे आपको पत्थर टुकड़े आपको मिले थे कई आपको तराजू में बटखरे के रूप में। इसके साथ ही आपको मापन, जैसा कि मैंने बताया कि यानी कि मापने वाली चीजें जो रिंच और इस्तेमाल जो हम करते हैं ना मापने की चीज, टेप टेप का उपकरण जैसे इन सब चीजों का आपको मिलना जो है वो समय शुरू हो चुका था। इसके बाद क्या है, लोथल में आपको पता होगा कि बंदरगाह है, यानी कि बंदरगाह से यह अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि बंदरगाह से कि मेसोपोटामिया और इन सब जो जगह थी विदेशी व्यापारी, यानी कि मिस्र, मेसोपोटामिया, कुवैत, इन जगहों से क्या है बिजनेस जो है वह शुरू हो चुका था, और बिजनेस के रूप में लोथल जो है आपको मिला है एविडेंस, जहाँ पर डॉकयार्ड था, यानी डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे जहाज आना जाना करती थी, ठीक है। तो बिजनेस जो है, इससे अंदाजा है कि लोग बिजनेस, यानी कि बंदरगाह है, तो इसका मतलब क्या है कि लोग दूर दूर से भी आते थे यहाँ पर सामान को अपना बेचना, और यहाँ से भी लोग जो है दूसरे देश में जाते थे, क्योंकि इसका प्रभाव किस प्रकार से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीजें मिली है उसमें मेसोपोटामिया और मिस्र और कुवैत की चीजें जो है उसका मिश्रण जो, यानी कि उस यहाँ से प्रभावित चीजें जो मिली है, तो ऐसा माना जाता है कि लोग आना जाना जो है वह करते हैं, और वहां पे भी सिंधु घाटी की सभ्यता की चीजें मिली है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन किस प्रकार से था, आपको इसको हम समझते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो अंधविश्वास था अब आने शुरू हो चुका था, और किस प्रकार से था आइए हम देखते हैं। तो इसमें जो है पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में लोग जो है ज्यादा आपको प्रकृति का पूजा किया करते थे, जैसे कि आज भी हम बहुत सारे जो बिहार में छठ मनाया जाता है तो पूरा का पूरा प्राकृतिक पूजा होता है,
तो उसको हम समझते हैं कि प्राकृतिक पूजा क्या है, जिसमें हम सूर्य, नदी और पहाड़ और इन सब चीज़ों की हम पूजा करते हैं, जिससे हम चीज़ें जो है वो गेन करते हैं, यानी कि हम पाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, मातृ देवी की पूजा का आपको एविडेंस मिलता है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि महिलाओं को इज्जत जो है उस समय बहुत ही ज़्यादा था, आज के तुलना के हिसाब से अगर देखें तो। इसके बाद ही इस यही जो है माना जाता है कि यही जो मातृ देवी जिसका मूर्ति आपको मिला, तो यहीं से माना जाता है यही शक्तिवाद की पूर्वज है, यानी कि शक्ति का जो हम मानने लगे कि ये गॉड है या भगवान है, इसमें शक्ति होगी, तो इन प्रकार की चीजें जो है यहाँ से निकल कर अगर देखा जाए तो इसका पूजक जो हुआ माना गया पूर्वज, ठीक है, शक्तिवाद का। इसके बाद क्या है, इसको किसने बताया आपको, इसको मार्शल ने आपको यह बताया है इन सब चीजों को, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद मार्शल ने यह भी बताया कि यह शैव धर्म की उत्पत्ति जो है यहीं से माना जाता है, ठीक है। तो शैव धर्म समय माना जाता है कि वह जो कौन सा धर्म था, तो शैव धर्म वह था, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब पृथ्वी देवी, यानी इसको जो है पृथ्वी देवी भी कहा गया, और आधुनिक काल में जैसे कि हम दुर्गा काली के रूप में जिस प्रकार से हम इंडिकेट करते हैं, तो उसमें क्या है, पृथ्वी देवी आपको बोला गया ना कि धरती देवी, ठीक है। इसके बाद है शिव की पूजा। लोग जो है शिव की पूजा भी अब करने लगे थे। तो शिव की पूजा का एविडेंस ऐसा ऐसा मिलता नहीं है, क्योंकि आपको शिवलिंग मिलता है उस समय, ठीक है। तो शिवलिंग मिलता है कहाँ पर, लोथल से आपको मिलता है। और मकाई ने यह कहा कि लोग जो है शिव की पूजा जो है वह करने लगे थे, ऐसा मकाई का कहना था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उस समय जो प्रारूप था बहुत हद तक जो वो अलग था, ठीक है। और इसका जो कारण जो है उन्होंने क्या है, पशुपति मुहर, यानी कि एक मुहर मिलता है पशुपति का, जिसको बताया जाता है, जिसके सिंह भी थे, और साथ में 4 जानवर भी नीचे दिखाए गए थे और आसपास के। तो ऐसा माना जाता है कि वो पशु यानी कि वन का देवता होगा। तो इन सब चीजों को से लेकर क्या है, उसको शिव का, कुछ लोग कहते हैं कि वह शिव का फोटो है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही चीजें जो है वो अलग है उन सब चीजों से। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां से प्रेरित होकर जो है शिव का कंसेप्ट, यानी कि शंकर का कंसेप्ट जो है आज के आधुनिक काल में वह आया हुआ है। वैदिक काल में वहां से प्रेरित होकर चीजें जो वह आई, ठीक है। तो उस समय पूरा का पूरा, जैसे कि मैंने बताया कि वह प्राकृतिक था, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आपको कोई शक्तिवाद वाले देवता जो है उस समय देखने को आपको मिलता है। इसके साथ ही आपको पशु, वृक्ष और लिंग और योनि की पूजा भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आधुनिक काल में आपको देखते हैं। और मंदिरों के प्रमाण आपको जो है वह नहीं मिले हैं, यानी कि देवालय जो है जहाँ पर मंदिर का प्रमाण होता है, ऐसा नहीं आपको कहीं पे एविडेंस जो है वह मिला। तो साथियों, अभी हाल वीडियो कट गया था, जिसके वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो साथियों, लाइट अभी कट गया था, जिसके वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज पूरा मैं करा देता हूँ। अभी अभी हम थे कि यानी कि पेड़ों की, यानी बरगद की पूजा जो है वह लोग जो है वह करते हैं। तो इसका एविडेंस जो है आपको आए दिन भी आपको दिखाई देता है। और खुले तो क्या है, बरगद आपको तो मंदिर में आपको दिखाई नहीं देता है, उसका कोई मंदिर तो है नहीं। तो ऐसे आपको प्राकृतिक पूजा की एविडेंस जो है अभी हाल तक भी आपको देखने को मिलता है। चलिए, यानी कि यह मैं समझा रहा था कि आपको मंदिर का कोई एविडेंस जो है उस समय नहीं मिलता है, कोई देवालय जिसको जिसमें देवता का बताया जाता है कि यहाँ पर निवास हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि आपको, जैसा कि अभी हाल तक भी अभी आप देखते हैं कि लिंग और योनि की पूजा जो है उस समय शुरू हो चुकी थी। और ये यानी कि पेड़ है, ये पेड़ की पूजा जो है वह लोगों ने शुरू कर दिया था। और इसके साथ ही आपको ऐसा माना जाता है कि लिंग और योनि की पूजा करने से, ऐसा मानते थे कि वो लोग कि भूत प्रेत से क्या है, हमें इजाद मिलता है, यानी कि भूत प्रेत से हमें क्या है, और बुरी शक्तियों से हमें जो भी इन सब चीजें हैं उनसे हमें क्या है, इजाद मिलता है। चाहे आप कहें कि उसको हमें मुक्त हम होते हैं, तो इन सब चीजों से हम देख सकते हैं। तो हमें वह क्या है, बचाव हमें होता है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा उनका मानना था। पीपल और वृक्ष, यानी कि जैसा कि मैं बता रहा था कि पीपल वृक्ष के नीचे नीचे 2 सिंग वाली आपको देवी की आपको एविडेंस मिलता है, यानी कि 2 सिंह वाली देवी की आपको एविडेंस आपको मिलता है। ऐसा आपको समझना होगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको एक और चीज है, एक और चीज आपको तस्वीर मिलती है, जिसमें आपको भैंस दिखाया गया है, ठीक है, बुफैलो, ठीक है।
तो उसमें क्या है, बुफैलो दिखाया गया है, यानी कि भैंस, जंगली भैंस है वो, और जंगली भैंस का मारते हुए किसी को सींग से दिखाया गया है। तो ऐसा प्रतीक ऐसा माना जाता है कि उस जंगली भैंस जो आदमी को हमेशा मारता था, क्योंकि उस समय जो जंगली भैंस थी खुलेआम थी, तो कोई को भी वो मारते रहती थी, जिससे क्या होता, होनी हो जाता था, किसी की मृत्यु जो है वो हो जाती थी उस समय। तो ऐसा माना जाता था कि, तो हो सकता है कि ऐसा इतिहासकारों ने माना, हो सकता है कि यहीं से जो है जो देव यानी कि जो देवता है उनका कंसेप्ट आया, और यमराज का वाहन के रूप में आपको किसको, बुफैलो या भैंस के रूप में आधुनिक काल में जो हुआ देखा जाने लगा। वैदिक काल में इन सब चीजों को ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है। और ऐसा कहीं पे भी पशुओं का पूजा करने का एविडेंस आपको नहीं मिला है, लेकिन कालांतर के बाद फिर इसके बाद बहुत चीजें बदल गई, और इसके बाद जो देवताओं के साथ जोड़कर जो है लोग ये जानवर की पूजा करने का एविडेंस आपको बाद में, आपको वैदिक काल में आपको दिखाई देने लगता है। चलिए अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद है आपको राजनीतिक जीवन, यानी कि उनके राजनीतिक जीवन किस प्रकार से थी, और पॉलिटिक्स यानी कि किस प्रकार से वो किया करते थे। आइए, तो राजनीति इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो था अभी तक जिस जो हमने पढ़ा वो किस प्रकार से रन करता था, अभी हम इसको जो है वह पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं अब, ठीक है। वीडियो शुरू है ना, एक मिनट देख लेता हूं मैं। चलिए ठीक है। तो राजनीतिक जीवन में आप देखेंगे तो इसमें व्हीलर व्हीलर जो इतिहासकार है उनका कहना था कि प्रशासन जो है, हो सकता है कि प्रशासन जो है में जो है पुरोहित और राजा के हाथ थे, यानी कि पुरोहित और राजा के अनुसार जो है प्रशासन का जो बागडोर था वह चलता था, ठीक है। इसके बाद हंटर जो है ये भी इतिहासकार है, और इन्होंने बताया कि नहीं, जो शासन था वह जनतांत्रिक था, यानी कि लोगों का शासन था उस समय, ऐसा उनका मानना है। इसके बाद जो है लोग जो थे युद्ध प्रिय नहीं थे, यानी कि युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, वॉर जैसी चीजें जो उन्होंने नहीं देखी थी। तो ऐसा माना जाता है कि वो युद्ध को लेकर नहीं थे, इसीलिए कहा जाता है कि आर्य आए तो उनको क्या है, पूरा का पूरा खत्म जो है वो कर दिए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो कि पहले जैसे कि मैं बताया कि आर्य आने का एविडेंस जो है, तो एक जगह है यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के पहले ऊपर जो सतह है, यानी कि ऊपरी जो सतह है जो खोदा जा रहा था, ऐसे ही समझिए कि होता है पहला सतह, दूसरा, तीसरा जो खुदाई होती है, तो उसके पहले सतह पे आपको युद्ध का आपको एविडेंस मिलता है, यानी कि युद्ध वॉर का एविडेंस आपको मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि आर्य जो है ऐसा ही उन्होंने क्या है वॉर हुआ होगा आर्य और अनार्य लोग के बीच में, यानी कि जो मूल निवासी है उनके बीच में युद्ध हुआ होगा, और इसके वजह से क्या है, पूरा जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता वह समाप्त हो गई होगी। चलिए, तो पहले तो यह है, अब हम इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे कैसे वो खत्म हो गया है, यानी कि बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी कहना है कि बाढ़ की वजह से भी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो खत्म हो गई। इसके बाद आपको बहुत सारा चीजें, अब अलग अलग इतिहासकारों का अपना अपना थ्योरी है, उसको हम आज जानेंगे आगे। तो इसके बाद हम इसमें अब देखते हैं कि हड़प्पा के दो मुख्य पुरातन मृतक सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये गलत लिखा है, ठीक है। हाँ, एक सभ्यता है, यानी कि देखिए हड़प्पा के समय में एक और भी सभ्यता का हड़प्पा के अंदर भी आपको मिलता है, जिसका नाम है आपको सीमेंट्री एच, ठीक है, सीमेंट्री एच इसका नाम है आपको। तो ये सभ्यता भी आपको दिखाई देता है हड़प्पा के समय, जो मृतक हो चुका था ऐसा देखा में लगा, यानी कि वो खत्म हो चुका था हड़प्पा से पहले ही, लेकिन यह सभ्यता उसको मिलती है जिसका एविडेंस आपको ठीक से आपको नहीं मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि आर्य जब यहाँ पर आए तो आर्यों ने यह सभ्यता जो है वह शुरू किया था, ठीक है। तो ये इतिहासकार गार्डन है, तो गार्डन ने माना कि हो सकता है कि आर्यों ने इसको शुरुआत किया होगा, जो अभी खत्म आपको उस समय दिखाई देता होगा, जो नया सभ्यता के रूप में आपको दिखाई दिया था उस समय। इसके बाद हम समझेंगे कि ऋग्वेद में भी आपको हड़प्पा का जिक्र है, यह भी आपको जाना होगा कि ऋग्वेद में भी हड़प्पा का जिक्र जो हुआ किया गया है। और यह भी है कि अनार्य जो है, यानी कि आर्य मैं कह रहा हूं तो क्या है, जो वैदिक काल के लोग जो है आए आर्य, और वैदिक अनार्य मैं अगर कह रहा हूँ, आर्य जो बाहर से है उसको जो आर्य हम उसको कहते हैं, और अनार्य उसको हम कह रहे हैं जो
जो यहाँ पर भारत में मूल निवासी के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में वह रहते थे। तो ऐसा माना जाता है कि अनार्यों का जो जैसे कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि अनार्यों को 100 नगरों वाली सभ्यता का अंतिम रूप बताया गया है। ठीक है, यानी कि जो ऋग्वेद है उसमें बताया गया है कि अनार्य जो है 100 नगरों की सभ्यता जो है उन्होंने विकसित की थी। इस प्रकार की बातें जो है उसमें लिखी गई है किसमें, ऋग्वेद में। ठीक है, यहाँ से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जो है सभ्यता थी, एग्जिस्ट करती थी, और इसका एक एविडेंस आपको लिया जाता है यहाँ से। और उस समय आर्य और अनार्य के बीच युद्ध हुआ था, तो इन सब का एविडेंस आपको दिखाई यहाँ पर देता है। ऋग्वेद में आपको इंद्र, आपको पहला पता होगा कि इंद्र को माना जाता है कि पहला देवता के रूप में आपको माना जाता है। तो इंद्र की पूजा जो है करते थे, तो उसके साथ ही ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि इंद्र को आपको पुरंदर कहा गया है। ठीक है, रिलेट कीजिएगा, इंद्र को आपको पुरंदर कहा गया है। और यहाँ पर है कि अनार्यों को 100 नगरों वाली सभ्यता जो है वह माना गया है, यानी कि इन नगरों का माना गया है, और इस सब क्या है वो खत्म हो गया। तो खत्म हो गया, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि क्या है, पुरंदर माना गया है। और नगरों का, जिसका पुरंदर का मतलब होता है नगर का विनाशक, जिसको कहा गया, यानी कि नगरों का विनाश जो है करने वाला इंद्र को बताया गया। तो इससे अनुमान लगाया जाता है जो 100 नगर थे, हो सकता है कि क्या है, और जो पुरंदर नाम से जो व्यक्ति थे, जो भी थे उस समय, उन्होंने पूरा का पूरा जो नगर है खत्म किया हुआ, ऐसा माना जाता है। कोई एविडेंस, लेकिन लिखित कोई बढ़िया से सटीक एविडेंस आपको नहीं मिल पाने की वजह से इन सब चीजों को अभी भी क्या है, एक कहिए कि ठंडे बस्ते में जो है हम रखते हैं। ठीक है, तो ये हरियप्पू है। ठीक है, हरियप्पू। तो हरियप्पू जो है माना जाता है कि हरियप्पू जो नगर है, जो मैं बता रहा था अभी कि ये जो नगर है, इसको भी विनाश करने का उल्लेख जो है वह मिला है हरियप्पू। जैसे माना जाता है हरियप्पू अगर विनाश हुआ क्या था, अनार्यों का था वह जगह। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, अब खत्म हो चुका है, अब पूरा का पूरा जो है यह खत्म हो चुका है। इसके बाद हम अब वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। वैदिक वैदिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे आपको। चलिए, और दो वीडियो जो मैंने बनाया हुआ है आपको प्री हिस्टोरिकल यानी कि स्रोत पे, और तो उसका भी सेकंड पार्ट मैं लाऊंगा, वो उसमें जो है आपको फैक्ट के साथ आपको मिलेगा। और यहाँ पे भी आप फैक्ट के साथ और वैदिक से आप शुरुआत करेंगे, और इसमें बहुत ही ज्यादा आप बढ़िया से जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको कहानी के माध्यम से हर चीजों को मैं रिलेट करते हुए, और पिछले वीडियो से हर चीज आपको मैं क्लियर करते जाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पसंद आए तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम पे जाइए और वहां पर आपको पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, और पी जामड्डा यह मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा मैं आपको बताया और किस प्रकार का आपको सेशन जो है यह लगा है। चलिए, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।